नई पीढ़ी, नई तकनीक, नई सोच, नया जोश और उसके जरिए एक नई शुरुआत से देश में एक बदला हुआ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें युवा न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हो सके बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सके। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत तो कर दी है, वहीं आर्थिक तौर पर वंचित जो देश में पिछड़े या दलित या आदिवासी और महिला तबके को भी देश की मुख्य धारा में जोड़ने और गरीबों को या गरीबी को दूर करने और उसके लिए उठाए हुए कदम के लिए स्टैंड अप इंडिया की योजना शुरू की गई है। क्या कुछ खास है इन स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया योजना के अंदर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक नया बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप इंडिया का साथ आपको भी सरीके जैसा नए उद्योगपतियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकता है। केंद्र सरकार ने नए आइडिया के साथ कंपनी की शुरुआत करने वालों की राह आसान कर दी है। स्टार्टअप कंपनी के रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन कर दिया गया है। बस एक मोबाइल ऐप के जरिए महज एक दिन के भीतर कंपनी को दर्ज कराया जा सकता है। बिना पैन कार्ड के भी स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन मुमकिन है। स्टार्टअप कंपनी 3 साल तक टैक्स ब्रेक और जांच से मुक्त रहेगी। इतना ही नहीं, श्रम और पर्यावरण कानूनों में भी राहत दी गई है। फंड की खास व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए स्टार्टअप में 10,000 करोड़ का कोष बनाया गया है, जिसमें 2,500 करोड़ रुपए हर साल खर्च किया जाएगा। कर्ज की सुविधा के लिए 500 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम भी शुरू की गई है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में 31 इनोवेशन सेंटर और 18 इंक्यूबेटर सेंटर तैयार किए गए हैं। स्टार्टअप के लिहाज से भारत अमेरिका और ब्रिटेन के बाद तीसरे नंबर पर है। 2015 में करीब 32,000 करोड़ का निवेश हुआ, यानी हर हफ्ते करीब 625 करोड़ रुपए का। देश में करीब 4,400 स्टार्टअप हैं और नई पॉलिसी के जरिए 12,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टैंड अप इंडिया की। गरीबी, तंगहाली, अवसर के ना होने से निराश व्यक्ति को आगे आने का विकल्प प्रदान करना केंद्र सरकार का मकसद है। स्टैंड अप इंडिया देश के उस तबके को आगे बढ़ाना चाहती है जिसकी आंखों में आगे बढ़ने के सपने हैं और उसे हासिल करने का हुनर भी। इसका मकसद देश के पिछड़े, वंचित और दलित वर्ग के लोगों को राष्ट्र के विकास में शामिल करना है। इस योजना से ऐसे दलित, आदिवासी या महिला उद्यमी अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं जिनके पास काम करने का विजन है, हुनर है, हौसला है, लेकिन पैसे की उपलब्धता आड़े आ रही है। ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता देना जहां एक ओर उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी ओर रोजगार के कई विकल्प भी पैदा होंगे। योजना में कागजी कार्रवाई और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वेब पोर्टल की सुविधा दी गई है। योजना में सिडबी, नाबार्ड, एलडीएम के जरिए प्रशिक्षण से लेकर किसी भी तरह का सहयोग दिए जाने की व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया की बदौलत लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और ये पहल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। So Startup India, these initiatives gain some significance when we are actually standing at the doorstep of the budget 2017. What exactly could be the announcements that would come up during the budget with respect to the Startup India, Stand Up India, to generate the employment and to boost the entrepreneurship and also to give fillip to the innovative skills within Startup India, Stand Up India is something important. We'll be discussing all these aspects and also the performance of these initiatives in the last 1 year, rather since their launch. We have Professor Gaurav Vallabh with us. Professor Gaurav, Startup India, Stand Up India, in fact, major initiatives to boost the entrepreneurship skills within the country so that creates employment, that will enhance the skills and also that will boost the economy. How do you think the journey has been so far? Is it really fruitful and successful? See, as we are a country of young people and we all should admit that we can't get everyone a government or a private sector job. So government had tried that why not to promote the entrepreneurship in the entire economy. So in the last 1.5–2 years, these two schemes were launched. Now in these two schemes, what we are trying to achieve, that the guy who is having a dream, an idea, a vision to translate that idea into the final product, a demand of that final product in the economy, why not to help him through a initial
seed funding, venture funding, angel invest funding, whatever name we call it. So a 10,000 crore rupees of fund was allocated. Now in this budget, I feel that this fund allocation is going to get a fillip, is going to go up, and there will be a sectoral startup schemes. Okay. Like right now, as I told in various forums, that right now majority of startups are internet based startups. IT. I'm not saying IT. Okay, internet based internet-based. startups. Okay. Like Mobile I app. can have online water bottle, I can have online laptop, I can have online mobile phone. Yes. So that is the online taxis. So that is the mindset. That is a good thing. I am not against that. But we want to we are looking for a knowledge based startups. The startups which are translated from the labs. The startups which are coming out from the higher educational institutes of the country, because that are sustainable startups. Because why I am asking, why America is having a GDP more than the other countries in the past? Why? Because they are knowledge economy. They had invested in the knowledge creations. True. So I think that in this area the government is going to put it thrust, because I'm not denying that we don't want internet based startups, but we want more knowledge based startups where a new knowledge is created in a startup. Absolutely. Where a new knowledge is coming out from the lab. First thing. Second thing, the number of incubation centers, I personally feel that it should go up, and my dream is that at each district headquarters there should be one incubation center. Yeah. Then only these true entrepreneurship come. I will give you an example. That entrepreneurship is not only which is coming in Delhi or Bombay or Calcutta or Coming Chennai. from the rural backgrounds. Because we in India, and Prime Minister in his various speeches has mentioned and quoted in examples also, we require social entrepreneurship. Means if we want an entrepreneurship which can resolve a social problem. Like in Mann Ki Baat, Prime Minister once quoted that somebody had developed a know-how how to clean the sewerages and the local cleanliness. So we want these type of startups also, and these startups, the idea may come from the bottom up. So I personally feel that incubation centers should go up, because right now there are around 16, 17 incubation centers. My personal desire is that a true entrepreneurship country which promotes entrepreneurship should have an incubation center at each district headquarter. गौरव, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, आपने एक आइडिया की बात की कि ऐसे आइडिया हैं उसको इंक्यूबेशन सेंटर में डेवलप किया जाए या फिर उसको बढ़ाया जा सके, लेकिन एक सबसे बुनियादी सवाल आता है फाइनेंसिंग का। 10,000 करोड़ का फंड तो है, लेकिन आप इसको जरा आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को ये समझाइए, ये जो 10,000 करोड़ का फंड है, अगर किसको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक आइडिया उसको डेवलप करना है, फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, तो वो स्टार्टअप जो है वो कहाँ किस जगह की राह पकड़े ताकि उसको फाइनेंसिंग मिल सके? क्या ये 10,000 करोड़ का फंड उसमें मददगार साबित हो सकता है और किस तरह से? देखिए, एक चीज अपन को बिल्कुल क्लियरली समझनी है कि कोई भी जिसके पास भी एक आइडिया है वो अपने आप को स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर कराए सबसे पहले, उसकी 90% राहें आसान हो जाएगी। क्या ये जो वेबसाइट जो है इसी पे जाकर रजिस्टर कराए? कारण क्या कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम बढ़ावा दे रहे हैं, पर स्टार्टअप में तो हम बिल्कुल उनके मतलब बाहें खोल के खड़े। रजिस्टर कराने के बाद होगा क्या? हाँ। मैं बताता हूँ होगा क्या कि आप वहाँ से आपको एक ईमेल आएगा, उस ईमेल पे आप अपना आइडिया और आपका प्रोडक्ट और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सारी डिटेल मांगेंगे, एंड देन देयर आर वो स्टार्टअप के अंदर आपको कंसल्ट मतलब दे विल प्रोवाइड यू ए फ्री एडवाइस कि भाई ये चीजें ये मार्केट्स अनटैप्ड है, आप इसमें काम करिए। फिर ये गवर्नमेंट जैसे नीति आयोग और अटल जो इनोवेशन योजना की ये लोग आपकी मदद करेंगे। फिर दूसरा क्या है कि ये जो 10,000 करोड़ है इसमें गवर्नमेंट तो 15% ही देगा इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो मेरी 100 रुपए की अगर रिक्वायरमेंट है तो 15 रुपए इस 10,000 करोड़ में से देगा। 85% की वो आपको एंजल इन्वेस्टर्स ढूंढने में भी मदद करेगा कि कौन इन्वेस्टर आपके लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसके बाद आपका जो पूरा प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो अब हम इसको डेवलपमेंट और इसको फाइनल मार्केट की तरफ ले जाए। इसमें भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक मांग है कि गवर्नमेंट इस परसेंटेज
परसेंटेज को थोड़ा बढ़ा दे, 15 की जगह 25-30% कर दे, तो हमको एंजल इन्वेस्टर्स के ऊपर कम निर्भर रहना गौरव, पड़ेगा। एक समस्या और आती है फाइनेंसिंग की, जो तमाम स्टार्टअप शायद फेस भी करते होंगे, कि जब आप फाइनेंसिंग लेने के लिए जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में, स्टेक्स और इक्विटी की काफी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 15% तो आपके पास सरकार से आ गया, 51% से ज्यादा कई इन्वेस्टर्स कहते हैं कि हमारा स्टेक होगा तभी हम स्टार्टअप में पैसा लगाएंगे। तो जिसका आइडिया है उसका स्टेक 50% से कम है, और जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, यानी एक तरह से वो अपना आइडिया दे करके खुद ही वहां नौकरी करने लग रहा है। नहीं, क्योंकि इस तरह के भी केसेस हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर क्या है कि बहुत बड़ा आइडिया जिसको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए वहां ये चीजें होती है, पर एक आइडिया जिसको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए वहां पे इस तरह की। अच्छा, जो इन्वेस्टर होते हैं वो देखते हैं क्या एक स्टार्टअप के अंदर, कि क्या है इन्वेस्टर मतलब? 3 चीजें देखते हैं। इन्वेस्टर देखते हैं कि ये प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सकता है कि नहीं, मतलब मार्केट है कि नहीं। दूसरा, ये इनोवेटिव चीज है कि नहीं। तीसरा, इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब ये डेवलप किया जा सकता है 3 साल बाद, मान लो इसका पर्सपेक्टिव नहीं है, तो इन्वेस्टर उतना बड़ा निवेश नहीं करेगा जितना कि वो जो स्टार्टअप का जो जनक है वो मांग रहा है। ठीक है। Well, Professor, well, let's slip into a short commercial break. After the break, we'll be discussing more on this, and also we're getting questions on our social networking handles. Professor is here to answer those questions. Stay tuned. Don't go anywhere. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Definitely. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Economy Today. We are getting questions on our social networking handles, Gmail and Twitter. Let's, without any delay, take the first question on our Gmail handle. And this question is by Dheeraj Kumar. Is this program only for SC and ST entrepreneurs? Dheeraj Kumar, I think, is talking about the Stand Up India program, Professor Vallabh. Because Stand Up India is another initiative. Absolutely. Why? Because the number of entrepreneurs in the total entrepreneurship zone in our country, the SC, ST and women are lagging behind. Yes. And especially SC, ST and women is a big thing, because we had a 50% population, but the number of entrepreneurship initiatives, they are lagging behind. So just to take them with the main entrepreneurship zone, the special scheme of Stand Up India is initiated by the government, and it is going to give a desired results, because now it's not a idea is not a monopoly that only man can get or only this can get. We, as I told you, that lot of social entrepreneurs are coming up, and the grassroots problem resolve, it can come out by these people only. Absolutely. Either SC, ST or women, because they are facing the social evil at the bottom. So if they can come out with some constructive solution, that will be a wonderful thing. So it's a startup is for everyone, but there is a special scheme for Stand Up India that is for SC, ST and women. Absolutely. Let's take the second question on Gmail. I think it's on in the 2 parts. Let's take that question as well. Now, this is the first part of the question. And this question is by Ganapati Dhongadi. Funds for startup is provided in innovative business, or it can be, and which are currently existing. Can you repeat the question again? Okay, Gaurav, I got it. What he is trying to ask
he is trying to ask कि क्या that- कोई नया आइडिया ही होना चाहिए या हाँ। फिर किसी भी बिजनेस के लिए स्टार्टअप में आपको देखिए, इनोवेशन होनी चाहिए। आप कोई नया आइडिया की जरूरत नहीं है, आप कोई पुरानी चीज कोई नए ढंग से कर रहे हो, वो भी इनोवेशन में आता है और वो स्केल अप होने की उसमें गुंजाइश होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये स्टार्टअप के अंतर्गत आता है। पर आप बहुत ही मतलब कंजर्वेटिव बिजनेसेस करते हो, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि क्या मैं एक नई दुकान खोलने का, क्या मैं स्टार्टअप के अंतर्गत आऊंगा? मैं कहूंगा नेचुरली नहीं आने चाहिए। पर अगर आपके पास कुछ इनोवेशन है कि मैं इस दुकान में ये चीजें कर रहा हूं, मैं मतलब एक छोटे से टियर 2 सिटी के अंदर इसको ऑनलाइन कर दूंगा, तो ये एक इनोवेटिव प्रैक्टिस हुई, ये स्टार्टअप में आ जाएगी। यानी कोई नया इनोवेशन होना चाहिए, वो तभी आपको स्टार्टअप के दायरे में आकर के आगे की सहूलियत या फिर मदद मिलेगी। चलिए अगला सवाल भी ले लेते हैं। अगर हमारे पास जीमेल का सवाल है तो उसको भी लेने की कोशिश करते हैं। How much minimum and maximum fund provided in Stand Up India scheme, and can we start hotel and beer bar restaurant in this स्टैंड अप इंडिया? हाँ ठीक है, इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। अब स्टैंड अप इंडिया पर अगर आप फोकस कर सके गौरव, कि कितना लोन मिल सकता है, कितना फाइनेंस हो सकता है, क्या नहीं, स्टैंड अप के विमेन और इनके अलग अलग मैक्सिमम नॉर्म्स है। ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि ये स्टैंड अप क्यों, ये तो इसके लिए तो मुद्रा योजना भी काम आ जाएगी। मुद्रा योजना के अंतर्गत भी वो जा सकते हैं और भी कई सिडबी की कई एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की कई योजनाएं हैं। तो पर ये जो है ना, मतलब ये जो इनका बिजनेस प्रपोजल, मुझे लग रहा है दर्शक शायद स्टैंड अप और स्टार्टअप में थोड़ा मैं इसको क्लैरिफाई अगर कर दे कि स्टैंड अप और स्टार्टअप क्या एग्जैक्टली। स्टार्टअप तो ये है कि कोई भी व्यक्ति देश का, उसके पास कोई बिजनेस आइडिया है पर फंड्स की कमी है, तो सरकार उसको मदद करके उसके बिजनेस आइडिया को फ्लरिश करवा रही है। ये तो स्टार्टअप हो गया। स्टैंड अप ये है कि SC ST एंड विमेन एंटरप्रेन्योर है, ये सिर्फ इनके लिए थ्रस्ट एरिया है और वो कुछ आगे जाके कुछ अपना इनोवेटिव आइडिया या बिजनेस करना चाहे तो वो इस पे स्पेशल थ्रस्ट। अच्छा, स्टैंड अप और मुद्रा में क्या फर्क हो गया फिर? नहीं, मुद्रा फिर जो SME सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, MSME को बढ़ावा देने के लिए वो एक लोन देने की प्रक्रिया है। तो स्टार्टअप में तो आ गया इनोवेशन, मुद्रा में थ्रस्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग एंड MSME, और स्टैंड अप में थ्रस्ट हो गया विमेन एंड SC ST। ठीक है। अच्छा, इसमें जो लोन दिया जाएगा, अगर हम स्टैंड अप की ही बात कर ले, इस पे इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा? क्या जो नॉर्मल बैंकिंग इंटरेस्ट रेट होता है उस पे रहेगा या फिर उससे कम होगा? उससे काफी कम होगा। और इसमें लोन नहीं, इसमें कई योजनाओं में तो सरकार इक्विटी पार्टिसिपेशन भी कर रही है। इसका क्या मायने हुए? मतलब कि आपका स्टेक ले लिया, आपका स्टेक ले लिया और कुछ समय के लिए लोन दे दिया। तो ये प्रपोजल टू प्रपोजल डिपेंड करेगा और इसमें निश्चित रूप से जो इंटरेस्ट ब्याज दरें हैं वो नॉर्मल जो बैंकिंग की ब्याज दरें उससे काफी कम है। गौरव, क्या सरकार ये कर सकती है कि इसको भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लेकर के आ जाए? क्योंकि जब थ्रस्ट एरिया इस पर है तो क्या 3-4% के आसपास पे भी लोन में, क्या ये पॉसिबिलिटी लगती है क्या? देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लाने के बाद आपका थ्रस्ट फिर वो कृषि के साथ इनोवेशन भी घुस गया, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर में आज मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चर लेंडिंग है। तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम होगी कि प्रायोरिटी सेक्टर से एग्रीकल्चर का थ्रस्ट कम हो जाएगा और इस पे ज्यादा चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारी आज भी 55% जनसंख्या उसी पे निर्भर है। हालांकि GDP में कंपोनेंट कम है, तो मांग है, ये स्टार्टअप की मांग है कि भाई हमको ये स्पेशल दर्जा दे दिया जाए। पर मुझे लगता नहीं। जैसे एक और मांग है कि स्टार्टअप वाले कहते हैं कि जो हमारे बिजनेस में VCs इन्वेस्ट करते हैं उनके प्रॉफिट को टैक्स फ्री करो ताकि वेंचर कैपिटलिस्ट ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ आए। तो ये इस तरह की मांगे। पर आप एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि बजट में आपको इनफ्लो का भी तो ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी सारी सोशल सेक्टर स्कीम्स का पैसा तो जनरेट करना ही पड़ेगा। Professor, when we talk about the performance as well, now if we look at certain statistics, in 2015-16 we've seen more number of startups coming up, but however from 2016-17 the number has actually declined. What do you think is the reasons? Because this seems to be ironical. When government has come up with a policy to encourage entrepreneurship, we see the number actually going down. I already gave you the answer to this, because there is a vacuum in
internet based startups. Now how many online cabs you will start, how many online retail stores you will, because now whomsoever is doing online, they are not able to do the success because the majority, there are big players entered into that space. Almost 800 such in fact firms have been shut shop indeed. That is the reason I am saying that now if anybody wants to start innovation, I will give him two ideas. First, just kill a social problem. Absolutely. Second, just think of something which should start from the temples of higher learning. Right. It should not be a repetitive idea that if somebody had started this 10 years back, now that company had become 5,000 crore, looking to that I should also do. That idea was a hit idea 10 years back. Absolutely. Let's take certain questions, Professor. We have 3 more questions lined up in brief. We'll take all those questions back to back. The Gmail question we have today. ग्रामीण इलाकों में स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? ठीक है, इसके बाद अगर एक और सवाल हम ले सकें, अगर ट्विटर हो या जीमेल हो, उसको हम क्लब करके एक ही साथ आंसर करने की कोशिश करते हैं, अगला सवाल भी लेने की कोशिश करते हैं। तो कृष पटेल ने सवाल पूछा है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने की क्या कुछ करें, लेकिन अगला सवाल भी हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, अगर ट्वीट के जरिए जो आया है इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे कि प्रोफेसर बता रहे हैं कि ये सवाल ये है कि स्टार्टअप इंडिया के लिए इनोवेशन की क्या शर्तें हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। जैसे प्रोफेसर बता ही रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जो कि भीड़ से अलग हट करके हो, जो कोई और अभी तक ना कर पाया हो वो हो, तो शायद वो इनोवेशन के दायरे में आएगा। क्योंकि कई स्टोरी ऐसी कि कचरे से लेकर के लोग बिजली बना रहे हैं, कचरे को आपके घर से आकर के उठा रहे हैं, तो ये भी एक तरह का स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिन लोगों ने स्टार्टअप किया वो काफी सक्सेसफुल साबित हुए। कबाड़ीवाला.com का वेस्ट टू वेल्थ की बात हम लोग कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब कुछ और इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, ये पूछ रहे इनोवेशन क्या है। इनोवेशन पुराने काम को करने का नया तरीका है, जो आपको सहूलियत भी मुहैया कराए कंज्यूमर्स को। सहूलियत, इकोनॉमी हो, पहले से कम आए कॉस्ट, और सहूलियत हो, और उसको आप स्केल अप कर सको। ये तीनों चीजें आप फुलफिल करते हो तो मैं कहता हूँ ये इनोवेशन है। अब जैसे एक इनोवेशन का मैं उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति ने जो वो नारियल पानी होता है उसको निकालने का एक छोटा सा इक्विपमेंट बनाया, 2,000-2,500 रुपए का वो इक्विपमेंट बेच रहा है। तो वो इनोवेशन है, क्योंकि अब हम वो जो नारियल को पानी निकालना, उसके अंदर से गिरी निकालना बड़ा एक टेडियस काम है। तो उसने एक ऐसी ब्लॉक बनाया कि आप उसमें उसको रखो और वो पंच करते ही पानी निकल जाता है वो, तो ये इनोवेशन है। तो इनोवेशन इज नॉट कि इनोवेशन के लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए। बिल्कुल, और ये भी जरूरी नहीं है कि इनोवेशन के लिए आपको कुछ बनाना जरूरी है। जैसे नारियल तो एक एग्जांपल है। अगर आपके पास कोई आइडिया है कि आप कुछ सपोज मान लीजिए फ्रीलांसर्स को एक साथ लेकर के आ जाएं, या फिर आपके पास कोई और आइडिया हो और आपको उसके लिए मोबाइल ऐप डिजाइन करनी हो, तो वो एक आपका आइडिया होता है। हाँ, एक और चीज बात वेंकट जो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे सुबह के, आप मोबाइल ऐप को क्योंकि आजकल स्टार्टअप्स तमाम मोबाइल ऐप्स पे ही चल रहे हैं, तो आई मेड नाम की जो वेबसाइट है, यहां पे जाकर के आप अपना खुद का मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं और एक तरह से ट्रायल वर्जन की तरह से आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल है तो उसको आप लॉन्च भी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ थी स्टार्टअप्स की बातें वेंकट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि किस तरह से कंक्लूड करें, तो उस बात पे आप किस तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे? In fact, I think Professor Gaurav Vallabh will be giving that the final comments to conclude this. और एक सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, स्टार्टअप का कब माने एक स्टार्टअप के अब उसको वाइंड अप करने का भी समय आ चुका है, क्योंकि कई बार होता है प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है फिर भी लगे रहते हैं। क्या एग्जिट कब करे? वो एग्जिट का मेरा एक ही प्रिंसिपल है या रूल है, जिस दिन जो एंटरप्रेन्योर है उसको लग जाए कि ये स्केल अप नहीं हो पा रहा है उसके ड्रीम के हिसाब से, तो उसको इमीडिएटली उसको वाइंड अप करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो स्टार्टअप और स्टैंड अप को लेकर के हमने जो आज सवालों के लिए प्लेटफॉर्म ये खोला था, इसमें कई सारे सवाल मिले, तो जो कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि एक नया इनोवेशन अगर आपके पास है, नया आइडिया है आपके पास में, तो उसको आप एक बिजनेस मॉडल में तब्दील कर सकते हैं और खुद एक एंटरप्रेन्योर तो बन ही सकते हैं, लेकिन लोगों को रोजगार देने का काम भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज इकोनॉमी टुडे में इतना ही, लेकिन प्रोफेसर साहब आप इस शो पर आए, आपने तमाम जो रायशुमारी की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Professor. Before we wind up, let's have a look at the market situation. BSE Sensex is actually trading on the greener territory. This apparently is the previous data. At this moment, BSE Sensex is up by almost over 100 points, trading around 27,139. That's the update. So we're leaving you with positivity in the Indian markets. Stay tuned for other updates. Namaskar.